तो आज हम बांग्लादेश में सांप्रदायिक तनाव की एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल घटना के तह तक जाएंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक केस स्टडी जैसी है जो दो व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। एक हैं दीपू चंद्र दास और दूसरे हैं उस्मान हादी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ दो नाम नहीं है। हाँ, ये एक ही हिंसक कहानी के कह सकते हैं दो अलग अलग चेहरे हैं, एक पीड़ित का और दूसरा कथित तौर पर आरोपी का। बिल्कुल। और जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर होता है, ये घटनाएं कभी भी अचानक या बिना किसी वजह की नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये मामला उस जमीन पर पनपा जो पहले से ही सांप्रदायिक तनाव और नफरत से भरी हुई थी। तो एक तरह का पैटर्न था वहाँ पर। हाँ, एक दुखद पैटर्न। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, घर जलाना, ये खबरें आती रही हैं। दीपू चंद्र दास और उस्मान हादी का मामला उसी सुलगते हुए आग की एक भयानक चिंगारी थी। हाँ, और चिंगारी शब्द शायद यहाँ बहुत सही है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो हमें पीड़ित के पास ले जाता है। दीपू चंद्र दास, हमारे स्रोत उनके बारे में क्या बताते हैं? दीपू चंद्र दास एक आम नागरिक थे, अपने समुदाय में रहते थे, लेकिन एक दिन वो एक भीड़ के निशाने पर आ गए। और जब हम भीड़ कहते हैं तो हमारा मतलब किसी छोटी मोटी झड़प से नहीं है। मतलब ये एक संगठित हमला था? हाँ, ये एक हिंसक हुजूम था जिसका मकसद साफ तौर पर एक समुदाय को निशाना बनाना था। दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ वो सिर्फ मारपीट नहीं थी, वो बहुत ही अमानवीय था। एक मिनट, मतलब ये सिर्फ एक बेकाबू भीड़ का गुस्सा नहीं था, ये तो एक सोची समझी क्रूरता लगती है। रिपोर्टों में तो बहुत ही भयानक दावे किए गए हैं। बिल्कुल, उनके साथ जिस तरह की वहशी हरकत की गई वो दहला देने वाली थी। कुछ रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर जो वीडियो फैले उनमें तो उन्हें आग से जलाने तक के दावे सामने आए। और यही वो मोड़ था जहां ये घटना एक स्थानीय अपराध से बढ़कर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। वो वीडियो वो सिर्फ एक सबूत नहीं था, वो एक संदेश था। कैसा संदेश? मतलब उस वीडियो ने ऐसा क्या बदल दिया? उसने इस हिंसा को निजी से सार्वजनिक बना दिया। जब कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो देखता है तो वो सिर्फ दीपू चंद्र दास पर हमला नहीं देखता, वो उसे अपनी पहचान पर हमला देखता है। हाँ बिल्कुल, अपनी पहचान पर, अपने समुदाय पर। इसका असर मनोवैज्ञानिक होता है। ये एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करने की कोशिश थी। संदेश साफ था कि आप यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। एकदम। और सोशल मीडिया की वजह से यह संदेश जंगल की आग की तरफ फैल गया। तो ये हमला सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक तरह से प्रतीकात्मक भी था। लेकिन इस हमले की कहानी सिर्फ पीड़ित तक तो सीमित नहीं है। हर कहानी में एक दूसरा पक्ष भी होता है, और यहाँ वो पक्ष है उस्मान हादी, जिनका नाम इस हिंसा से सीधे तौर पर जुड़ा। उन पर क्या आरोप है? उस्मान हादी का नाम आरोपी पक्ष से जुड़ा है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि उन पर दो तरह के बेहद गंभीर आरोप है। पहला, भीड़ को उकसाना, यानी नफरत भरे भाषणों या नारों से भड़काना। हाँ, हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काना। और दूसरा आरोप और भी सीधा है, हिंसा में खुद सक्रिय रूप से हिस्सा लेना। और कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि वो कोई आम इंसान नहीं थे, इलाके में उनका कुछ दबदबा था। क्या ये सच है? हाँ, कई स्रोतों ने इस बात का जिक्र किया है कि वो स्थानीय स्तर पर एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। और यहीं पर बात और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। कैसे? देखिए, जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति भीड़ का नेतृत्व करता है या उसे उकसाता है तो वो उस हिंसा को एक तरह की क्या कहते हैं, वैधता दे देता है। हाँ, लोगों को लगता है कि ये सही हो रहा है। बिल्कुल, आम लोगों को लगता है कि अगर हमारे नेता या हमारे बड़े ऐसा कर रहे हैं तो ये सही होगा। ये भीड़ की मानसिकता को और खतरनाक बना देता है। तो उस्मान हादी जैसे लोगों पर लगे आरोप दिखाते हैं कि ऐसी हिंसा अचानक नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक संगठन और नेतृत्व हो सकता है। सही कहा। तो अगर हम इन सभी धागों को जोड़कर देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। पहले से नफरत का माहौल था, दीपू चंद्र दास पर क्रूर हमला हुआ और इसी आग को भड़काने के आरोप लगे उस्मान हादी जैसे लोगों पर। ये अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। दीपू चंद्र दास उस हिंसा के शिकार का चेहरा बन गए और उस्मान हादी उस हिंसा को अंजाम देने वाले कथित चेहरों में से एक। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल सवाल तो अब शुरू होता है, न्याय व्यवस्था क्या करती है? हाँ, वही मैं पूछने वाला था। जब मामला इतना गंभीर था, वीडियो सबूत थे, तो कानूनी कार्रवाई कैसी रही? पुलिस और प्रशासन का क्या रवैया था? देखिए, कागज पर तो कार्रवाई शुरू हुई। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो दिखाते हैं कि पुलिस ने जांच शुरू की, बयान दर्ज किए गए,
सरकार की तरफ से भी वो जो स्टैंडर्ड बयान आते हैं कि कानून अपना काम करेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ वही सब, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। मतलब क्या कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए थी? दिखावे के लिए कहना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि जांच की रफ्तार बहुत बहुत धीमी थी। अच्छा। गवाहों को डराने धमकाने की बातें भी सामने आई। कई लोगों को लगा कि प्रशासन जानबूझकर मामले को लटका रहा है ताकि धीरे धीरे ये लोगों की यादों से उतर जाए। ये तो एक जानी पहचानी रणनीति लगती है। हाँ, जो ऐसे मामलों में अक्सर देखने को मिलती है, जहाँ न्याय मिलने में देरी का मतलब एक तरह से न्याय से इनकार करना ही होता है। लेकिन जब मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया था, सोशल मीडिया पर इतना दबाव था, तब भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। दबाव का असर जरूर हुआ। बांग्लादेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा कि वे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन यहीं पर सरकार के दावों और मानवाधिकार संगठनों के सवालों के बीच एक बड़ी खाई नजर आती है। वो क्या? संगठनों ने सिर्फ इस एक केस की बात नहीं की, उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा के पूरे सिस्टम पर सवाल उठाए। उनका तर्क था कि अगर आपका सिस्टम मजबूत होता तो ऐसी घटनाएं होती ही क्यों। सही बात है। एक घटना के बाद कार्रवाई करना एक बात है, लेकिन ऐसा माहौल बनाना कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, वो असली चुनौती है। तो असल में ये तीनों चीजें, अल्पसंख्यकों पर हिंसा, भीड़ का न्याय करना और कमजोर कानूनी सिस्टम, ये एक दूसरे को ताकत देती है। बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र है। भीड़ को पता है कि सिस्टम में सुराख है, कि उन्हें पकड़ना और सजा दिलाना मुश्किल है, इसलिए वो कानून हाथ में लेने से नहीं डरती। और जब भीड़ ऐसा करती है तो सिस्टम पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा होता है वो भी खत्म हो जाता है। हाँ, और सिस्टम और भी कमजोर हो जाता है। दीपू चंद दास का मामला इसी टूटे हुए चक्र का एक बहुत ही दुखद उदाहरण है। ये एक व्यक्ति की त्रासदी है, लेकिन ये पूरे समाज की विफलता को भी दर्शाती है। ये बात वाकई सोचने वाली है कि ये सिर्फ दीपू चंद्र दास और उस्मान हादी की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस समाज की, उस राजनीति की और उस न्याय व्यवस्था की जिसने इस घटना को होने दिया। जी। तो अगर हम अंत में देखें तो हमारे स्रोत इस पूरे मामले से क्या सबसे बड़ा सबक निकालने को कहते हैं? देखिए, हमारे स्रोत इसे 3 स्तरों पर देखने को कहते हैं। पहला स्तर है व्यक्तिगत त्रासदी का। दीपू चंद दास के साथ जो हुआ वो अकल्पनीय है। दूसरा स्तर है सामाजिक। ये दिखाता है कि कैसे नफरत और अफवाहें एक पूरे समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकती हैं, जहां पड़ोसी ही पड़ोसी का दुश्मन बन जाता है। और तीसरा स्तर, और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तर है संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल विफलता का। ये भीड़ की राजनीति का मामला है, जहां भीड़ ही पुलिस, जज और जल्लाद बन जाती है। बिल्कुल, और ये तब होता है जब लोगों का अपनी न्याय व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाता है। बिल्कुल, ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ये दिखाता है कि जब समाज में संवाद खत्म हो जाता है और कानून का राज कमजोर पड़ जाता है, तो हिंसा ही आखिरी रास्ता बचती है। तो दीपू चंद्र दास उस हिंसा का चेहरा बने और उस्मान हादी उस हिंसा को संभव बनाने वाले कथित किरदारों में से एक। हाँ, और ये पूरी चर्चा हमें एक जरूरी और शायद कुछ हद तक असुविधाजनक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या सवाल? कि जब किसी समाज में एक समुदाय को लगातार निशाना बनाया जाता है, तो क्या सिर्फ कानून लागू करना और कुछ दोषियों को पकड़कर सजा देना काफी है, या फिर उस गहरी नफरत और पूर्वाग्रह के माहौल को बदलने की जरूरत है जो ऐसी हिंसा को बार बार जन्म देता है? और अगर हाँ, तो उस बदलाव की जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ सरकार की, समाज की, या फिर हम में से हर एक व्यक्ति की?